आज के इस लेक्चर का विषय है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकॉनमी, यानी एक अर्थव्यवस्था में राज्य को या सरकार को क्या करना चाहिए। इसकी कोई सीमा नहीं है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ऐसी सरकार जो कि मार्केट इकॉनमी में हो, बाजार अर्थव्यवस्था में हो, तो उसको कम से कम काम करना चाहिए। और एक सरकार जो कमांड इकॉनमी में हो, वहाँ सब कुछ सरकार को करना चाहिए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर स्पष्ट है कि अगर मिक्स्ड इकॉनमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना तो पूरी तरह बाजार अर्थव्यवस्था है और ना तो पूरी तरह कमांड इकॉनमी है, तो वहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। आजकल सरकार वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो उसे बहुत कुछ काम करना चाहिए। और इस आधार पे तो सारे के सारे काम गिनाए जा सकते हैं। बेरोजगारी दूर करना चाहिए, महंगाई दूर करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, विकास करना चाहिए, सब कुछ सरकार को करना चाहिए। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ मापदंड हैं कि सरकार को इन चीज़ों में काम करना चाहिए और इन चीज़ों में काम नहीं करना चाहिए। और ये विचारधारा कि सरकार को क्या करना चाहिए, एक अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है, उस पर बहुत सारे मत रहे हैं, बहुत सारे लोगों के विचार रहे हैं और शुरू से ही इस पर चर्चा होती रही है। अर्थशास्त्र के जन्म से पहले भी, एडम स्मिथ के पहले से भी इस पर चर्चा होती रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा उन अर्थशास्त्रियों के विचारों को भी जानना चाहिए जो इस बारे में अपनी राय रखते हैं। डिफरेंट व्यूज ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट। Mercantilist view was that the government should interfere in the economy to promote business and export and must restrict import. वणिकवादी अर्थशास्त्री जो थे, जिनका ये विचार था कि व्यापार ही किसी देश को मजबूत बनाता है, धनवान बनाता है, सुखी बनाता है। व्यापार देश से जो बाहर से हम व्यापार करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। और वो इस मत के थे कि अगर देश को महान बनाना है तो सरकार को इंपोर्ट को रोकना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में उनका ये विचार था कि सरकार को करना चाहिए क्या, सरकार को इंपोर्ट को रोक देना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत सही नहीं थी। अगर सारे देश विश्व के इसी बात पर आ जाएंगे तो कोई देश इंपोर्ट करेगा नहीं, तो दूसरा देश एक्सपोर्ट कैसे करेगा। एडम स्मिथ was of the view that government should least interfere in the economy and work only for peace and justice, maintenance of public utilities like road, water, electricity, etc. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ और उसके समकालीन जो विचारक हैं, वो अहस्तक्षेप की नीति पर विश्वास रखते थे कि प्राकृतिक तरीके से जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। सरकार को हस्तक्षेप करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक इनविजिबल हैंड है, लोगों के लाभ के प्रति अपनी सोच और दृष्टि है, वही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सरकार का काम तो है ही है कि कुछ टैक्स लो और समाज कल्याण के काम करो, सड़क बनवाओ, बिजली की पूर्ति करो, सिंचाई की व्यवस्था करो। जो काम अकेले या बाजार व्यवस्था नहीं कर सकती है, उस काम को करो। समाजवादी विचारक socialist thinkers like Marx, Sismondi, Robert Owen were of the opinion that government should have strict control over the whole system to reduce inequality.
दो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं, एक है उत्पादन और फिर उत्पादित सामानों का वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समाजवादी विचारक डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्पादन हर हाल में बढ़ता जाए, लेकिन उसका वितरण समान बना रहे, हर आदमी को उस योग्यता अनुसार मिलता रहे, बराबरी से मिलता रहे, शोषण न हो। ऐसे अर्थव्यवस्था में सरकार का काम तो बहुत बढ़ जाता है, और जब वितरण पूरी तरह आप अपने हाथ में नियंत्रण रखना चाहेंगे तो प्रोडक्शन पर भी आपका नियंत्रण होना पड़ेगा। और इसलिए समाजवादी विचारक, कम्युनिज्म के समर्थक इस बात पर विचार करते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाओं पर, उत्पादन के सभी साधनों पर और क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और सरकार को उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। John Maynard Keynes was of the view that government should intervene in the economy to help market and private enterprises in order to have a smooth running economic system. अर्थशास्त्री केन्स के समय एक बड़ी समस्या हुई और वो है विश्व की महान मंदी। पूरे विश्व में मंदी छा गई और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। बाजार प्रणाली से उससे निकला भी नहीं जा सकता था। तो केन्स ने यह सलाह दी कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और जो विनियोग की कमी हो रही है उसको सरकार को विनियोग करना चाहिए। भले ही वो अनुत्पादक कार्यों पर खर्चा करे, लेकिन सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। और तभी से कंपनसेटरी फाइनेंस और फंक्शनल फाइनेंस जैसे विषयों का जन्म हुआ। अर्थशास्त्र में पब्लिक फाइनेंस की जगह पब्लिक इकोनॉमिक्स शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो वो कहता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तभी मार्केट इकॉनमी भी ठीक से चल सकेगी, सरकार की सहायता के बिना नहीं चल सकेगी। Modern economists are of the opinion that the government has three fiscal functions: 1. Allocation of resources; 2. Distribution of income and wealth; 3. Stabilization of economy. तीन शब्द हैं। राज्य की सरकार को करना क्या चाहिए? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। तीन तरह की समस्याएं हैं, सरकार को इनसे निपटना चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देश में जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनका ऐसा एलोकेशन, वितरण, कृषि में कहाँ कितना जाए, उद्योग में कितना जाए, देश की सुरक्षा में कितना जाए, गरीबों के विकास के लिए कितना जाए, अस्पताल की ओर कितना जाए, शिक्षा की ओर कितना जाए, इसका नियंत्रण करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेरिट गुड्स में कितना हो, पब्लिक गुड्स में कितना हो, इसका मतलब एक काम सरकार को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का करना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। पूंजीवादी और मार्केट प्रणाली की सबसे एक बड़ी गड़बड़ी ये है कि इसमें बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है, लोगों की आमदनी कुछ कम हो जाती है, कुछ लोगों की आमदनी बहुत हो जाती है, इन्फ्लेशन होता है, उससे आमदनी लोगों की बढ़ जाती है और अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो दूसरा काम सरकार को जो आय की और संपत्ति की असमानता है और जो कि खतरनाक है, बुरी है, उसको नियंत्रित करने के लिए काम करना चाहिए। और तीसरा, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी।
स्थिरता के लिए काम करना चाहिए, संसाधनों के आवंटन के लिए काम करना चाहिए, वितरण की असमानता को कम करने के लिए काम करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं, कभी मंदी आ जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, कभी कीमतों में गिरावट होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी स्थिति होती है, तो इन सब को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वो सरकार ही कर सकती है, मार्केट नहीं कर सकता। मार्केट में तो जब तेज़ी होगी, तेज़ी 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 बढ़ती चली जाएगी, मंदी 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 बढ़ती मंदी होती चली जाएगी। इसको नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है, और इसलिए केन्स का और आधुनिक विचार का ये मानना है कि सरकार को स्टेबलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। मस्ग्रेव एंड सैमुअल्सन क्लासिफाई द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन 3 कैटेगरीज, दैट इज एलोकेटिव रोल, एलोकेशन से जुड़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव रोल, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, और स्टेबलाइजेशन रोल, अर्थव्यवस्था की स्थिरता से जुड़ा हुआ। एलोकेशन फंक्शन, पहला फंक्शन है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन मतलब रिसोर्सेस का एलोकेशन विभिन्न क्षेत्रों में। इन मार्केट इकोनॉमी, एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस आर जनरली made by the market mechanism for price or price mechanism, but it is not always the best or optimum allocation. इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि एक हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जो मार्केट इकॉनमी है, कमांड इकॉनमी नहीं, मार्केट इकॉनमी है। मार्केट इकॉनमी में प्रॉफिट की दृष्टि से जिस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है वो देश के लिए और समाज के लिए ज़रूरी है या नहीं है, लोग विनियोग करते चले जाते हैं। लोग शराब में अगर फ़ायदा देखेंगे तो शराब में विनियोग करेंगे, अगर लोग फ़ायदा कपड़े में देखेंगे तो कपड़े में करेंगे, जहाँ फ़ायदा देखेंगे वहाँ करेंगे। मार्केट में प्रॉफिट के मोटिव से ही काम होता है। लेकिन किसी देश को एक ऑप्टिमम एलोकेशन की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बैलेंस ग्रोथ की ज़रूरत होती है। हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। लोग कहते हैं भारत बहुत गरीब देश है, हमको चांद पर भेजने के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। मार्केट नहीं करेगा चांद पर भेजने के लिए खर्चा, सरकार कर देगी, क्योंकि सरकार दुनिया के साथ चलना चाहती है। हमको परमाणु हथियारों पर नहीं खर्चा करना चाहिए, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना चाहिए। मार्केट ये नहीं करेगा। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस जो देश के सर्वाधिक हित में हो, मार्केट नहीं करेगा, इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में करना चाहिए। एक गरीब क्षेत्र इलाका है जहाँ खाने बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, कारखाने नहीं हैं, तो सरकार को कारखाना लगाना चाहिए। वहाँ रिसोर्सेस लगेंगे, विनियोग होगा, और इसको सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें से प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा। और बहुत बड़े पैमाने पे काम करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, सोने की खदान है, लेकिन इतना पैसा नहीं है देश के प्राइवेट सेक्टर या किसी व्यापारी के पास कि सोने के खदान चला सके, तो सरकार को उसमें अपनी ओर से धनराशि का विनियोग करना पड़ेगा जिससे कि खदान चालू हो सके। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस डिफेंस में हमको चाहिए, लोगों की सेवा में चाहिए, समाज सेवा में चाहिए, गरीबों की सहायता के लिए चाहिए। प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, मार्केट इकॉनमी नहीं करेगी, वहाँ पे सरकार को काम करना पड़ता है। तो एलोकेशन फंक्शन एक फंक्शन ये है। For desired allocation of productive resources or to make allocation best among different products, the government uses its fiscal policy, बता चुके।
Price mechanism is a system by which allocation of resources among various goods and services are made on the basis of relative market prices. Generally, market mechanism is unable to give desired result. The government should interfere in the market through its fiscal policy to bring desired level of production, consumption and distribution. तो सरकार को इन आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र और मार्केट मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म एक सर्वोत्तम, इष्टतम, ऑप्टिमम आवंटन करने में असफल रहता है। Allocation function, the government uses its taxation policy, subsidies program, regulation and restriction, licensing policy to bring desired result. Using its policies, government reallocate the resources needed for proper development of the economy. कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए ये तो नहीं बताया जा सकता। बहुत सारे अनगिनत क्षेत्र हैं। ज़रूरत पड़े तो सुई भी बनानी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो जहाज भी बनाना चाहिए। कोई इस तरह से नहीं कह सकता कि किस इंडस्ट्री में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ गड़बड़ लगे कि देश का भला नहीं हो रहा है, सर्वोत्तम नहीं हो रहा है, जो देश को चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो उसको हस्तक्षेप करना चाहिए अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से। जिस चीज़ का उत्पादन रोकना चाहे उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दे, जिस चीज़ को बढ़ावा देना चाहे उस पर से टैक्स हटा दे। तो टैक्सेशन से, जैसे आपने शराब का उद्योग है, बहुत फ़ायदा है, लोग लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री, सरकार रोक लगा देती नहीं और टैक्स बहुत लगा देती है। उससे कंजम्पशन कम हो जाता है, आमदनी जो होती है उसको वो दूसरे क्षेत्रों में लगा सकती है, लोगों की सहायता के क्षेत्र में लगा सकती है। तो टैक्सेशन पॉलिसी, उसी तरह से सब्सिडी पॉलिसी का भी इस्तेमाल करती है। सरकार अगर चाहती है कि हमारे देश से निर्यात बढ़े तो एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी देने लगती है, और सरकार अगर चाहती है कि हमारे देश में आयात घटे तो उसके ऊपर टैक्स लगा देती है। तो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से, अपने सब्सिडी प्रोग्राम से वो रिसोर्स एलोकेशन में सहायता करती है, रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, रेगुलेशन लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आप इसमें विनियोग नहीं कर सकते, इस काम के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, सरकार के इतने ज़्यादा परमिशंस आप ले लें तब आप भी लगा सकते हैं। तरह तरह की रोक लगा करके, नियमों को लगा करके सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है कि वो चीज़ें अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उत्पादित न हो जो कि समाज के लिए हानिकारक है। लाइसेंस की व्यवस्था कर देती है, कोटे की व्यवस्था कर देती है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन हैं, बाजार उनको कहाँ लगाना चाहता है, जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, कॉस्ट कम आए। सोशल कॉस्ट से उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक कारखाना लगाने से पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है तो कारखाने के मालिक का उससे कोई मतलब नहीं होता, सरकार का मतलब होता है, क्योंकि इससे जनता को नुकसान होता है। तो अगर सरकार चाहती है कि ऐसे कारखाने न लगे जिनसे बहुत पॉल्यूशन होता है तो वो उनके ऊपर रोक लगा देती है, चाहे टैक्स लगा देती है या उनको किसी और तरह से रोकती है। तो सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है और रिसोर्सेज के एलोकेशन के लिए वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी प्रोग्राम्स, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन, लाइसेंसिंग आदि का इस्तेमाल करती है। एरिया ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बाय गवर्नमेंट, देश के आर्थिक विकास की ज़रूरत है, जिन जिन क्षेत्रों की ज़रूरत है विकास के लिए, सरकार टैक्स लगा के संसाधन लाती है, या विदेशों से उधार लेके संसाधन लाती है, या
नोट छाप करके संसाधन लाती है, लेकिन उसको आर्थिक विकास में लगाती है। रीजनल डेवलपमेंट होता क्या है, जिन जगह इंडस्ट्री खुलती है उन जगहों पर विकास होने लगता है, और सारी की छोटी छोटी इंडस्ट्री भी वहीं आती हैं, वहीं स्कूल कॉलेज अस्पताल सब आते हैं। तो जैसे आप जान लीजिए कि बिहार पिछड़ा क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। और जो समुद्र तटीय इलाके हैं, कलकत्ता विकसित हुआ, मद्रास विकसित हुआ, बम्बई विकसित हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ केंद्रीकरण हुआ उद्योगों का। तो बहुत से क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। अब वहाँ विकास होगा कैसे? निजी क्षेत्र तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ फ़ायदा नहीं है कारखाना लगाने में, तो सरकार को जाना पड़ेगा। तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए सरकार को काम करना पड़ता है, वहाँ सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनती हैं, कौन बनाएगा? हजारों किलोमीटर की बिजली की लाइन लगती है, कौन लगाएगा? एक व्यापारी के बस का तो है नहीं। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, उनके विकास के लिए सरकार को रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र में कौन जाकर के विकास करेगा, कौन सड़कें बनवाएगा? कोई निजी सड़कें बनेंगी क्या? नहीं, निजी सड़कें नहीं बनेंगी। वहाँ भी सरकार को काम करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट में रिसोर्स ले जाना पड़ेगा। डिफेंस के लिए, देश की रक्षा के लिए, न्याय के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार को संसाधन लाने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे, चाहे वो टैक्स लगा करके ले आए, चाहे विदेशी ऋण से करे, चाहे नोट छाप के करे, संसाधन उसको लगाने पड़ेंगे और हर अर्थव्यवस्था में रिसोर्स एलोकेशन को बदलना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन। सार्वजनिक वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि कोई भी इस्तेमाल करे उससे कीमत नहीं ली जा सकती। जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, अगर एक बार सरकार ने या किसी कंपनी ने शुरू कर दिया तो जिसके पास टेलीविज़न है, रेडियो है, वो उसको अपने आप सुन लेगा। खोज खोज करके सबसे उसकी कीमत ले पाना अब तो संभव हो गया है, लेकिन पहले संभव नहीं था। सड़क बना दिया, अब इस पे आप चलने से कैसे किसी को रोक देंगे? कोई नदी बह रही है, उसमें लोग कोई पानी ले रहा है, तो आप उसको कैसे रोकें? इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उत्पादक लोगों को पैसा ठीक से वसूल नहीं सकता, अपनी कॉस्ट नहीं ले आ सकता। उन जगहों पे वो उत्पादन करता ही नहीं, क्योंकि उसको घाटा हो सकता है। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार को काम करना पड़ता है। और मेरिट गुड्स, अब कोरोना है, कोरोना की वैक्सीन को आना पड़ेगा। वैक्सीन जब आ जाएगी तो सबको लगाना पड़ेगा। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो कहेंगे हम नहीं लगा सकते। लगाना जरूरी है, नहीं तो कोरोना ख़त्म नहीं होगा देश से, दुनिया से नहीं ख़त्म होगा। तो दुनिया की सारी सरकारें और भारत सरकार सब मिल कर के विश्व के हर एक आदमी को कोरोना की वैक्सीन लगाना चाहेंगे। बिना उसके दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती। ऐसी वस्तु जिसे सबको दिया जाना और उचित मात्रा में दिया जाना जरूरी है, मेरिट वस्तु कहलाती है। बाजार तंत्र तो केवल पैसे के आधार पर काम करता है, उसको तो पैसा और प्रॉफिट होगा तो वो करेगा। लेकिन अगर पूरे देश को वैक्सीन लगानी है तो कोई कंपनी नहीं करेगी ये काम सरकार को करना पड़ेगा। पॉल्यूशन का कंट्रोल व्यक्ति नहीं कर सकता, सरकार को करना पड़ेगा, वहाँ भी उसको रिसोर्स लगाने पड़ेंगे। बैलेंस ग्रोथ, बहुत से क्षेत्रों का विकास ही नहीं होता। क्षेत्र माने इंडस्ट्रीज़ का। वहाँ बैलेंस ग्रोथ का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी संभव क्षेत्र हो सकते हैं उन सब में एक साथ थोड़ा थोड़ा विकास होता रहेगा। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है
किसी एक क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो जाए तब भी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है, और सब क्षेत्रों का थोड़ा थोड़ा विकास हो तब भी अर्थव्यवस्था अच्छी विकसित हो सकती है। तो बैलेंस ग्रोथ के लिए भी निजी क्षेत्र काम नहीं करता, सरकार को काम करना पड़ता है। सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, जब भूकंप आता है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब सूखा पड़ता है, निजी क्षेत्र नहीं कुछ कर सकता, उसके लिए भी रिसोर्स एलोकेशन सरकार को करना पड़ता है। तो सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए, रोल क्या है? रोल यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस, जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड, सप्लाई ऑफ मेरिट गुड, पॉल्यूशन कंट्रोल, बैलेंस ग्रोथ, ये सब सरकार को करना चाहिए और करते रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, market mechanism and price mechanism are unable to make distribution of wealth and income equitable because of meritocracy, monopoly, inheritance law, etc. A welfare state has the responsibility of reducing inequality in the economy. Therefore, the government, through its fiscal policy, tried to reduce huge inequalities prevailing in the economy. For this, it uses progressive taxation, subsidies, transfer payments, public distribution system, and many welfare programs for poor to reduce economic inequality and wealth inequality. एक मार्केट इकॉनमी में, बाजार अर्थव्यवस्था में मार्केट मैकेनिज्म ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, खास करके पूंजीवादी व्यवस्था में, कि आर्थिक असमानता बढ़ती ही चली जाती है। और बढ़ती हुई आर्थिक असमानता देश के लिए बुरी होती है। थोड़ी असमानता ठीक रहती है, लेकिन असमानता बढ़ती ही चली जाए, एक ही आदमी के पास सारा धन चला है, बाकी लोगों के पास कोई धन ना हो, ये देश के लिए बहुत खराब स्थिति होती है, विकास के लिए बहुत खराब स्थिति होती है। तो सरकार का एक और काम बन जाता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एक और हो जाता है, कि वो इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को जो अनइक्वल है इक्वल बनाए। और इसके लिए क्या करती है सरकार? टैक्स लगा देती है। अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगाती है, गरीबों से कम लगाती है, और बहुत गरीबों को छोड़ देती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे जैसे आपका आधार बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती चली जाती है। एक ओर तो सरकार टैक्स करके ले लेती है, दूसरी ओर सब्सिडीज के माध्यम से गरीबों को दे देती है, या उन लोगों को दे देती है जिनका विकास न हो पा रहा हो। जैसे गांधी आश्रम से आप कपड़ा खरीदते हैं तो 30% सब्सिडी मिलती है, यानी 100 का कपड़ा के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते हैं। 70 आप देते हैं और 30 सरकार उस आदमी को दे देती है, गांधी आश्रम को दे देती है जिसका सामान था। तो ये सब्सिडी करके उन लोगों को एक और तो टैक्सेशन से लेती है और फिर सब्सिडी से देती है। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट, सीधा भुगतान कर देती है। अभी कोरोना फैला, लोगों की आमदनी का स्रोत बंद हो गया, सरकार ने सीधे उनके खाते में पैसा डाल दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट का काम करती है, ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल बनाने का काम है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है, सस्ता राशन, सस्ता चावल, सस्ता गेहूँ 20 रुपया खरीदती है और 2 रुपये और 3 रुपये में और 1 रुपये में बेचती है। ये जो बाकी बीच का हिस्सा है सब्सिडी, लेकिन ये बड़े पैमाने में पूरे देश के लोगों को उपलब्ध कराना, गरीबों को उपलब्ध कराना, ये सरकार का काम होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करती है। बहुत से वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, शिक्षा का कार्यक्रम, स्वास्थ्य का कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम, कन्यादान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करती है। आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ये सब क्या है? गरीब नहीं कर सकते हैं, उनके पास कभी पहुंच ही नहीं सकता,
इसलिए सरकार इसको अमीरों से टैक्स ले करके खरीद करके गरीबों तक पहुंचाती है। तो सरकार का दूसरा एक बड़ा काम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोग्राम, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। सरकार को क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या करे? वो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करे। अमीरों से वसूला, उनका पैसा कम हो गया, और गरीबों के स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्चा कर दिया, उनको सेवा मिल गई, उनका पैसा बच गया। एक्सपेंडिचर ऑन मेरिट गुड्स, हमने आपको मेरिट गुड्स बताया। कोरोना के जो वैक्सीन बनेगी उसको हर किसी को मिलनी चाहिए, गरीब को भी मिलनी चाहिए, और वो गरीब तो खरीद नहीं पाएगा तो सरकार उसको अपने पार से देगी, यानी गरीब की आमदनी एक तरह से बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी प्रोविज़न, सामाजिक सुरक्षा के तरह तरह प्रावधानों पर, पीएफ के ऊपर, पेंशन के ऊपर, बीमारी के खिलाफ जो सुरक्षा होती है, चोट लगने के खिलाफ जो सुरक्षा होती है, गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो जब सरकार करती है और गरीब आदमी के लिए कर देती है तो उसकी आमदनी, वास्तविक आमदनी बढ़ जाती है। ड्रॉट एंड फ्लड रिलीफ, सूखा जब हो देश में, बाढ़ आए, तूफान आए, तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ी ना करेगा इसमें सहायता, सरकार को करनी पड़ेगी। तो ये उससे गरीब आदमी, अमीर आदमी तो अपने को बचा ले जाता है, उसके पास संसाधन होते हैं, गरीब आदमी फंसता है, और उसको सुरक्षा देने का काम सरकार को करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब तो हमारे देश में नियम है, कोई भी खाने के बिना मर नहीं सकता। अच्छा खाना और स्वस्थ खाना और पर्याप्त खाना मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, मार्केट सिस्टम नहीं करेगा। हाउसिंग फॉर पुअर्स, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सस्ती रेल, सस्ती बस, सस्ते जहाज, ये सब पर सरकार को जब सस्ता करेगी तो गरीब आदमी भी उसका फ़ायदा उठा पाएगा, और इसका लाभ ये होगा कि गरीबों की वास्तविक आय बढ़ेगी। और अमीरों से टैक्स लगा दिया, या उनको इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, या इस तरह के पैसेंजर कार, पैसेंजर ट्रेन घाटे में चलती है, जितना खर्चा आता है उससे कम है, क्योंकि गरीबों को देना है। और लग्जरी ट्रेन फ़ायदे में चलती हैं, वो उसमें अमीरों से पैसा लिया जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का काम है। स्टेबलाइजेशन फंक्शन, स्थिरता का अर्थ, आर्थिक स्थिरता का मतलब है न तो कीमतें बहुत बढ़ने पाएँ, न कीमतें बहुत घटने पाएँ, न मंदी आने पाए, और बहुत तेज़ी भी बुरी है उसको भी रोकने की कोशिश किया जाए। तो ट्रेड साइकिल और प्राइस साइकिल को कंट्रोल करना स्टेबलाइजेशन का काम माना जाता है। इट इज़ द नेचर ऑफ मार्केट इकॉनमी दैट इट जनरेट्स ट्रेड साइकिल एंड प्राइस साइकिल्स। दीज साइकिल्स मेक the economy unstable and uncomfortable. Therefore, it is a duty of the government to reduce the instability in the economy and make the economy more and more stable. The government uses taxation policies, fee policy, spending policy, budget deficits, public borrowing, etc. to control economic fluctuation in the economy. हमने इस पर पहले भी चर्चा की। अर्थव्यवस्था में कीमतें एकाएक बढ़ने लगती हैं, इन्फ्लेशन होने लगता है, और कभी कभी तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कभी कभी तो यहाँ भी कई देशों में देखा गया है कि एक साल में 20 लाख % कीमत बढ़ गई। जो सामान 1 रुपए का था वो 20 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या ऐसे बिकने लगा। इस तरह की हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेशन भी बुरी है, हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बुरी है। तो सरकार को हाइपर इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन रोकने के लिए काम करना चाहिए। डिफ्लेशन हो जाता है, कभी कभी कीमतें गिरने लगती हैं। आपने देखा है कि आलू की कीमतें ऐसे गिरी कि किसानों ने सड़क पे फेंक दिया, दूध की कीमतें गिरी, किसानों ने सड़क पे फेंक दिया। वहाँ भी सरकार को काम करना चाहिए। कैसे करे ये सरकार को सोचना है।
लेकिन सरकार ही उसको बचा सकती है, मार्केट सिस्टम उसको बचा नहीं सकता। तो सरकार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, ये उसका काम है। और सरकार का काम है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आए, रिसेशन आए, डिप्रेशन आए, रोजगार जाने लगे, आमदनी जाने लगे, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मंदी से लड़ना सरकार का क्या काम है? मंदी आ रही हो तो उससे लड़ो। बहुत अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र में तेजी हो गई है, उसको रोको, नहीं तो वो बाद में बुरी बन जाएगी। तो मंदी और तेजी को नियंत्रित करना, जो कि अर्थव्यवस्था के हित में हो, उस तरह से नियंत्रित करना सरकार का एक काम है। इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन वर्क तो वही हुए। कंट्रोल ओवर प्राइसेस, यानी सरकार को क्या करना चाहिए? मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? मूल्यों पर नियंत्रण रखना। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास करना। कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। अब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्टेबलाइजेशन से ये भी मतलब है खाली गरीबों का नहीं है। जिस समय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की कीमत बहुत तेज हो रही हो, सरकार राशन लगा करके सस्ती दाम पर चीज़ें उपलब्ध करा सकती है। मान लीजिए कि गेहूं की कीमतें, गेहूं की फसल खराब हो गई, गेहूं की कीमतें बहुत ऊपर चली गई, इन्फ्लेशन पैदा कर रही हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है कि गेहूं हर आदमी तक पहुंचाओ। तो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा जब आपका, तभी तो होगा। तो गांव-गांव में आप देखते हैं दुकानें खुली होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अर्थव्यवस्था में कीमतों पर सरकार नियंत्रण कर लेगी। कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, किसी देश से एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने लगे तो अंदर सामान की कमी हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं, उसको नियंत्रित करिए। बाहर से अगर बहुत सामान आने लगता है, देश में कीमतें गिरने लगती हैं, किसान घाटे में चले जाते हैं, उसको नियंत्रित करें। तो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भी फॉरेन ट्रेड को नियंत्रित करना सरकार का एक काम है। पंप प्राइमिंग, जब मंदी आ रही हो उस समय सरकार को अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुधर सके। सरप्लस बजटिंग, कभी कभी सरकार ये महसूस करती है कि बहुत ज़्यादा विनियोग हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, तो सरप्लस बजटिंग करनी चाहिए। डेफिसिट बजटिंग और सरप्लस बजटिंग दोनों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से अगर आप पूछें कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार के सामने गिनाने को हजार काम है। कुछ भी करना चाहिए, चिट्ठी ले जाना चाहिए, चिट्ठी पहुंचाना चाहिए, अस्पताल में मरीजों की देखभाल, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो सरकार को 3 तरह के काम करना चाहिए। एक, देश में संसाधनों का एलोकेशन देश के लक्ष्यों के अनुरूप हो, इसके लिए काम करना चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम करना चाहिए, ठीक बनाने के लिए। देश में आय का वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता न हो, उसको नियंत्रित रखना चाहिए। आय की असमानता को कम करने के लिए काम करना चाहिए। समानता भी बहुत अच्छी नहीं है, हर आदमी को समान आमदनी हो ये अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा असमानता हो ये भी अच्छी नहीं है। तो उसके भी एक ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और तीसरा काम स्टेबलाइजेशन का, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव कीमतों में जो आते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, उसको नियंत्रित करने का काम करना चाहिए। और साथ ही मंदी और तेज़ी को नियंत्रित करने का काम करना चाहिए। तो सरकार के काम इस तरह से 3 हिस्से में बांटे जा सकते हैं। आपने हमारी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।